जी बिल्कुल, देखें ये इस तरह का रिस्पांस आना जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन इसराइल की जानिब से भी थी, और वहाँ पर जो उसके अलाइज हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, उन सबको था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। लेकिन ईरान ने जो रिटेलिएशन इस वक्त की है, मैं समझता हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड ठीक है, 100 मिसाइल्स मारे हैं उन्होंने, लेकिन 100 मिसाइल्स की नौयत क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कौन से वॉरेट्स को इस्तेमाल किया गया है, ये देखने की जरूरत है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि जो इस वक्त रिस्पॉन्स जनरेट जो ये हुआ है, ठीक है, अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के हिसाब से ईरान ने तकरीबन 100 मिसाइल्स को फायर किया, और सुबह के वक्त तकरीबन 100 के करीब लॉटरिंग म्यूनिशन या फॉर दैट मैटर ड्रोन्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को जो भेजा गया था। तो ये अटैक तो जरूर हुआ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है उस नौयत का नहीं है। मैं समझता हूँ शायद 10% भी नहीं होगा। जो सुबह जो इसराइल ने एक वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड तकरीबन 200 जहाजों को लेकर और तमाम जो है वो एयर स्पेसेस के एडवांटेजेस उठाते हुए इनके यहाँ तक पहुंचे, इनके साइबर से सारी चीजों को जैम किया और ऐसे पिन पॉइंट टारगेटेड जो है वो टारगेट्स को डाउन किया, जो कि ईरान जो है उनकी लीडरशिप के हिसाब से, चाहे वो न्यूक्लियर की वेपन्स बनाने के या एनरिचमेंट की बात हो या फॉर दैट मैटर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लीड कर रहे हो, तो एक फिशर्स जो है काउंटर इंटेलिजेंस के तौर पे ईरान सुबह जो है वो नाकाम साबित हुआ। अब ये अगर आप देखें तो मिसाइल्स फायर करने से पहले, कोई घंटा भर पहले, ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी और उसको फौरन मान भी लिया गया, और अब जो है शायद वो कल इजलास भी सुबह के टाइम पे होगा। तो ये जो अटैक अभी इस वक्त किया है बेसिकली डोमेस्टिक ऑडियंस के हिसाब से किया गया, क्योंकि एस्केलेशन जो है वो ईरान के हक में इस वक्त नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रीजन से बियॉन्ड भी ईरान के साथ उस तरह की सपोर्ट नहीं है जैसे कि इसराइल के पास है। वहाँ टेक्नोलॉजी की वॉर्स हैं, जो जदीद जंगें हैं, तो उसमें भी ईरान जो है इसराइल का मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकता कि जिसको सुपर पावर्स की जो है इसराइल को सपोर्ट भी हासिल हो। तो लिहाजा एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर नेगोशिएशंस पे जाते भी हैं, जो कि अमेरिकन ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं, तो ईरान बिल्कुल ही लूज लूज पोजीशन पे जाने के बजाय वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएगा कि इसने भी हमला किया, इसने भी नुकसान पहुंचाया तल अवीव के अंदर, तो एक कम से कम नेगोशिएट करने के लिए इसके पास कुछ कार्ड्स तो हाथ में होने चाहिए। तो लिहाजा इस चीज को जो एस्केलेशन लैडर है, इसको मेरे ख्याल में ईरान जो है वो कोशिश करे कि एस्केलेशन की तरफ मजीद ना जाए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से एक इनिशिएट करके एक ऐसा कोई फोरम बनाया जाए या कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप कि जो इमीडिएट जंगबंदी की तरफ जाए, और जो ईरान की इसराइल की डिमांड है और अमेरिकन की भी डिमांड है, मुख्तलिफ जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए और एनरिचमेंट ना करे उस लेवल की जो कि वेपन ग्रेड होती है। तो फिर ईरान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है मां सवाए इसके कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या उसकी एनरिचमेंट रुक गई है, नातांज के जो रिएक्टर के ऊपर हमला करने के बाद आईए के इंस्पेक्टर जब जाएंगे वहां पर, तो वो बेसिकली एक ठोस सबूत पोजीशन ले सकते हैं कि कितना ये ईरान की जो वेपन ग्रेड जो प्रोग्राम था न्यूक्लियर का, वो कितना उसको डैमेज पहुंचा। तो मेरे ख्याल में खतर हुआ, उसको नुकसान हुआ है, और शायद अभी जैसे कि ईरानियन मीडिया भी कह रहा था कि 10 साल तकरीबन ईरानी जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम तो पीछे चला गया है, कि जैसे बगदाद का गया था 1982 में कि उनके जब उनके एटमी रिएक्टर को तबाह किया गया था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक पोजीशन ऑफ सेंस एंड नेगोशिएशंस के लिए ये काउंटर अटैक किया गया है। अब इसका इमीडिएटली देखना पड़ेगा कि जो सुबह ट्रंप ने पोजीशन ली थी कि वो इसराइल के साथ खड़ा होके ईरान को पनिश करेगा, तो अगर वहां से भी काउंटर अटैक अगर आता है तो फिर एस्केलेशन लैडर बड़ी स्टीप होगी, और फिर इसको रोकना जो है मेरे इतना जो जल्दी नहीं होगा, मुस्तकबिल करीब में नहीं होगा। ये प्रोटेक्टेड वॉर की सूरत इख्तियार कर सकती है, जिसका ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के अमन के ऊपर असर होगा बल्कि इसमें पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असरात जो है वो आ सकते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ईरान उस पॉइंट पर आ सकता है जहां पर उसको डील करने के सिवा कोई और ऑप्शन उसके पास बाकी ना बचे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुले अल्फाज में जो धमकी दी गई है ईरान को, उन्होंने कहा कि ईरान को डील करना ही होगी इससे पहले कि कुछ ना बचे, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने बेशतर बार पहले भी ईरान को जो है वो डील की जो पेशकश की थी, उनसे कहा था कि आइए बैठिए डील कर लें, लेकिन ईरान की जानिब से जो है वो इनकार ही आता रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान की जानिब से कोई इम्कान है कि अब वो डील कर लेगा? लेकिन सुबह जो उनके वेपन्स के स्टोरेज के ऊपर हमले हुए हैं, 100 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया है,
इसराइल ने जो खासे प्रिसाइज किस्म के और एक्यूरेट जो ने हिटिंग की है टारगेट्स की और ऐसे मिसाइल स्टोरेजेस की जो कि जो इसराइल की विज़ावी ईरान को एक डिटरेंस जो है वो दिया करती थी। तो अगर नंबर ऑफ मिसाइल्स वहाँ पे स्टोरेज में तबाह हुए हैं तो फिर ईरान अपनी मिलिट्री काबिलियत को या कैपेबिलिटी को देखते हुए बगैर उसकी स्ट्रेंथ को अगर वीकनेस में कन्वर्ट किए हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, इफ नॉट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो एटलीस्ट पोजीशन ऑफ इक्वालिटी, इफ नॉट इक्वालिटी एटलीस्ट क्लोज टू इक्वालिटी के ऊपर जो है वो रखते हुए नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन एज सच इस वक्त नहीं है। क्योंकि जो ग्रेट पावर्स हैं जिसमें रशिया और चाइना खास करके हैं, उनकी जानिब से सिर्फ मजम्मती बयानात आए हैं, लेकिन कोई फिजिकल इस तरह की इमदाद करने की या इनके बिहाफ पे इनके जंग का हिस्सा बनने की अश्योरेंसेस नहीं दी गई हैं। तो ये अश्योरेंसेस इसराइल के पास हैं, ईरान के पास नहीं है। तो ये अब ईरान के ऊपर है, दो कि उसकी रेजिलियंट कौम है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँ कि वहाँ पर जो क्लर्जी के खिलाफ एक महाज बना हुआ है यंगस्टर्स की जानिब से, जो कि अपने मुस्तकबिल को वेस्ट के साथ अलायंस में ज्यादा नापते हैं, ज्यादा मैयर करते हैं, तो उनकी जानिब से उस तरह की सपोर्ट क्लर्जी को या खमनाई की जो उनको हासिल नहीं है, न ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को उस तरह की सपोर्ट हासिल है। तो जब अंदरूनी फिशर्स सामने आ जाएं और वहां पर उसमें गैप्स नजर आए तो फिर किसी भी जो लीडरशिप है उसके पास ऑप्शन बाकी नहीं रहती कि वो एज सुन एज नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे, ताकि ना सिर्फ उसके। तो सर आप ये समझते हैं कि ईरानी लीडरशिप जो है वो सरेंडर कर देगी जल्द ही? देखिए, सरेंडर एज सच जो अगर हिस्ट्री देखें तो ईरानियन कौम ऐसी नहीं है जो जल्दी सरेंडर करे। तो सरेंडर का लफ्ज सामने आने से पहले मैं फिर वही कहूंगा कि एक इक्वालिटी बेस पे या क्लोज टू इक्वालिटी बेस के ऊपर नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के अगर अमन को वो लाएगा तो मेरे ख्याल में ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन इस वक्त ईरानियन क़यादत के पास है, बजाय इसके कि वो एक प्रोटेक्टेड वॉर में एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जाए कि जिसके पास टेक्नोलॉजी की भरमार है। तो लिहाजा वे करना पड़ेगा कि उसने जो कॉस्ट बेयर करनी है वो ज्यादा है या एडवांटेजेस ज्यादा है प्रोटेक्टेड वॉर करने के। तो इस वक्त जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक उसके हक में ये नहीं है कि वो एक लंबी जंग की तरफ जाए, क्योंकि इसराइल जो है वो हमेशा तैयार रहता है। वहां पे जैसे हर घर में जैसे बेसमेंट बनाई जाती है तो वहां पे बनने वाले तमाम घरों में जो बंकर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ईरान जो है उसका वजूद भी जंग में हुआ था, उसने एग्जिस्ट भी जंग में की है और वो एक्सपेंड भी जंग में कर रहा है। तो वहाँ के लोग जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो उनके लिए ये सायरन बजना, ये अटैक्स होना कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ऑन द साइड ऑफ ईरान ये इस तरह से हालात नहीं है। तो लिहाजा एक पोजीशन ऑफ इक्वालिटी से वो मेरे ख्याल नेगोशिएटिंग पे टेबल पे जाना जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कोशिश करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान को जो है वो रिजिडनेस का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए और टेबल टॉक की तरफ जो है वो आ जाना चाहिए? देखिए, एक खुद मुख्तार मुल्क को अगर मैं इंसिस्ट करूं कि वो रेजिस्ट ना करे और सीधा टेबल पे जाके बैठ जाए, तो कोई मुसलमान मुल्क चाहे वो जितना भी कमजोर क्यों ना हो या मुसलमान ना भी हो, खुद मुख्तार मुल्क हो, सॉवरन स्टेट हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो रैशनैलिटी जब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आती है तो फिर आप नुकसानात और फवाइद को करते हैं जो कंपैरेटिव एनालिसिस, और फिर जिसके हक में जो है वो टिल्ट करता है फिर वो ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि इस वक्त बजाय कि सिर्फ जज्बात में आके आप बातचीत करें, आपको लेथैलिटी ऑफ वेपन्स भी देखनी है, अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज भी देखनी है, आपको अपनी जेब भी देखनी है, आपको आंदा आने वाले मुस्तकबिल में अपने यूथ को उसके मुस्तकबिल को भी देखना है, अलायंसेस को देखना है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि कोई स्टेट जो है वो अपनी कैसी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेती है। इस वक्त बज़ाहिर मेरे अंदाजे के मुताबिक ईरान जो है वो लूजिंग एंड के ऊपर सुबह भी था और इस वक्त भी उसने एक कैलकुलेटेड रिस्पांस दी है कि जो भी उसकी कोई काबिलियत रह गई थी। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान प्रेफर करेगा कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे ताकि नुकसानात की शिद्दत से बच सके। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी रिस्पांस किया है ये सिर्फ इस चीज के लिए है ताकि जब नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएं तो बिल्कुल ही लूजर के तौर पे ना बैठें, बल्कि आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अगर नहीं तो एक पोजीशन ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी नहीं तो क्लोज टू इक्वालिटी पोजीशन के साथ जाके बैठे ताकि इसकी डिमांड्स में मीट हो, नेगोशिएटिंग एक इसके पास भी आर्गूमेंट्स हो। इसराइल के पास इस वक्त स्ट्रेंथ है, अमेरिकन की सपोर्ट है, वेस्ट की सपोर्ट है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ईरान मेरे ख्याल में ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा
कि वो नेगोशिएशन की तरफ जाए, क्योंकि उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला रखी है। बिलाशुबा तौर पर ईरान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू इसराइल। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो जवाब गया है ईरान की जानिब से इसराइल को, तो अब आप क्या समझते हैं कि इसराइल की जानिब से अब क्या जवाब जो है वो एक्सपेक्टेड है? क्या वहाँ से भी अटैक किया जाएगा? तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? हालात तो मज़ीद ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसराइल ने जो ये गैप को फिल करने की कोशिश की है, ईरान ने, से मैंने कहा, पोजीशन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वो दोबारा से इसराइल कोशिश करेगा कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप सुबह की स्टेटमेंट देखें नेतन्याहू की, तो उसने कहा था ये मेरा फेज 1 है हमले का, इसके बाद फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, कि टिल द टाइम ईरान जो है वो बैठ के अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को शेल्फ कर दे। तो लिहाजा उसने तो ऑलरेडी कह रखा है कि मैं फेज 1 फेज 2 करूंगा, तो लिहाजा उसकी तरफ रिस्पॉन्स का आना नेचुरल होगा। और उसके साथ अगर अमेरिकन मिलते हैं तो फिर ये इसकी वॉर की शिद्दत जो है वो शदीद हो सकती है, कि जिसमें फिर दीगर सुपर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन रशियन क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन के साथ, अमेरिका की जानिब से तो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट सामने आया है सुबाई के, ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान जो है वो सामने आया था, और अब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए, ट्रंप ने तो बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन ली थी, और उसके जो डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, जो बेसिकली अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करती है, और हम सब जानते हैं कि वो जो है इजरायली लॉबी है, बेसिकली जो न्यू कॉन्स हैं, जो कि अमेरिकन की इवन फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, डिक्टेट करते हैं। तो लिहाजा उस पर भी अगर आप पीछे 3-4 हफ्ते पहले देखें, तो जब पहले राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे मस्कत के अंदर, तो उसको नेतन्याहू ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट किया था। अब एक ऐसा मुल्क जो कि डिपेंड कर रहा हो यूएस के ऊपर, वो कैसे किसी को इतना ब्लंटली रिफ्यूज कर सकता है? लेकिन चूंकि उसको जानता है कि उसकी 30-40% इकोनॉमी जो है वो अमेरिकन की डिपेंड करती है इजरायली जो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, तो हर जगह पे ना जियो स्ट्रेटेजी के साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स भी उतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। तो लिहाजा अमेरिकन ने भी फौरन 2 के डायलॉग्स को जारी रखा, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि वो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे। तो लिहाजा इस वक्त इसराइल जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर है। इसीलिए अगर पाकिस्तान की साइड पे भी देखें, तो हमारी जो अफवाज हैं जिन्होंने ऑपरेशन बनाने महसूस में जो एक बेहतरीन अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया है, तो ये चीज़ इस चीज़ को डिक्टेट करता है, डायरेक्ट करता है, ये फोर्स दिखाता है कि आप अपनी अफवाज को ताकतवर रखें, उनको किसी भी किस्म की जो है वो हालात को, ये चैलेंजेस को बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही एक सिक्योरिटाइज स्टेट है। इसी तरह ईरान की भी यही पोजीशन है, लेकिन चूंकि ईरान एक सैंक्शन कंट्री है, उसके पास वो वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान के पास हैं, और पाकिस्तान वैसे ही पिछले 15-17 सालों से वॉर एंड टेरर के अंदर एंगेज है, तो ऑलरेडी बैटल हार्डन था। फिर हमारी जो लीडरशिप है, जो फील्ड मार्शल जो हमारे असम मुनीर साहब हैं, उन्होंने जो लेवल ऑफ मोरल इसका फौज का मेंटेन कर रखा था, जो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स गया था, वो शायद इंडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ईरान के पास क्या वो काबिलियत है? मैं नहीं समझता है, क्योंकि इस वक्त उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, ना उस तरह के जंगी तैयारे हैं कि जैसे पाकिस्तान के पास है। उनकी नेवी जरूर स्ट्रांग है ईरान की, लेकिन वो मिसाइल बोट्स की सूरत में है, और वो उनका बैरी बेड़ा जो अमेरिकन का खड़ा हुआ है इंडियन ओशन के अंदर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो लिहाजा इस वक्त अमेरिकन के साथ एक किस्म की लड़ाई हो रही है ईरान की, ना कि सिर्फ इसराइल के साथ। इसलिए वो जरूर अपने कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हुए ये जो है वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस बेसिकली इसको कहते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज, और जो इनकी जो आपकी टारगेट्स हैं उनको देखते हुए अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। और मेरे ख्याल के अंदर इस रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाके नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगा, ताकि अपने मुल्क की सलामती को मजीद डैमेज ना होने दे। जी ठीक है, मुल्क की सलामती को मजीद डैमेज ना होने दे। सर, साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा इमरान रजा साहब ने, सीनियर